Good evening all of you in virtual class. Good evening all of you here. हम ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, कम्युनिकेशन सेक्टर पर पहुंच गए हैं. इंटर रिलेटेड हैं सबके सब. I cannot justify transport and communication to be aloof of trading, trading to be aloof of transport, communication, or for that matter manufacturing और agricultural sector. और इन सब के बीच में हमारे पास एक और important constituent है सिलेबस का, स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया, जिसको भी आप आराम से ओवरलैप कर सकते हो. बिकॉज for us as geographers we have to more focus on space application center SAC, and when I try to apply its functioning तो मेरा as geographer ज्यादा main focus कहाँ रहता है? मेरा ज्यादा focus रहता है at what are the utilization of space technology. तो the several steps that we have taken to reach up here, सभी में तो space technology का इस्तेमाल है. हजार्ड रिस्क मिटिगेशन हो, रिसोर्स मॉनिटरिंग हो, प्लानिंग हो. अमृत में भी आर टेकिंग अप द जियोस्पेशियल डेटा दैट इज फैसिलिटेटिंग द टाउन प्लानिंग इन मच फ्यूचरिस्टिक परव्यू. तो कहां पर आप उसको सेग्रीगेट आउट करोगे? अच्छा, अब अगर आप स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का इम्प्लीकेशन ले जा रहे हो, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेग ऑफ लर्निंग पॉपुलेशन सेटलमेंट इन इंडियन कंटेक्स्ट होगा, फास्ट फॉरवर्ड में ही चलेगा बिकॉज टेक्निकलिटीज तो हम लर्न कर चुके हैं पेपर 1 में. I cannot justify communication, space technology in day-to-day activities or life. तो आप इन सबको जो ओवरलैप है उसको किस तरह से ब्रीच आउट करो कि मुझे क्वेश्चन तो मिला है टाउन प्लानिंग, तो आई कैनॉट फोकस ऑन टाउन प्लानिंग इज इक्वल टू स्पेस एप्लीकेशन सेंटर. मुझे क्वेश्चन मिला है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, तो आई हैव टू टेक आउट विच आर दी एवेन्यूज वेयर इट इज मार्किंग अप इट्स एप्लीकेशन. तो इस तरह के ओवरलैप्स कई बार कंटेंट को बहुत कंफ्यूजिंग बना देते हैं. एंड वी आर बेसिकली ट्राइंग टू चार्ट आउट दोज पॉइंट्स ऑफ सेग्रीगेशन जो वाटर टाइप कंपार्टमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकते, सोचना भी नहीं. अपना पर्सपेक्टिव अगर उस तरह से डेवलप करोगे तो आंसर राइटिंग में रिफ्लेक्ट करेगा. आपको वाटर टाइप ब्लॉक्स नहीं बनाने, बट अगर मुझे कोई स्पेसिफिक पॉइंटर मिला, मुझे रोडवेज मिला है, तो मेरा फोकस रोडवेज पर रहेगा. बहुत सारे मीम्स बने रिसेंटली कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रोड बना रहे हैं. प्राइम मिनिस्टर का एक पार्ट ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, और लोग हाथों से रोड तोड़ तोड़ कर दिखा रहे हैं. या जो रीसेंट एग्जांपल में मॉनसून के टाइम में वी हैड द कोलैप्सिंग अप ऑफ द ब्रिजेस एट अ वेरी फास्ट पेस. तो उन सब चीजों को अगर आप देखें तो यू डेफिनेटली कैन डिराइव आउट की डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हमने अप्लाई की, बट मेरा फोकस रहेगा रोड सेक्टर का प्रॉब्लम, रोड सेक्टर की प्लानिंग. सो दैट काइंड ऑफ डोमेन यू हैव टू फॉलो. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू चार्ट आउट. और ये टॉपिक्स इतने कंटेम्पररी हैं कि यू ब्लिंक द आई एंड द थिंग्स कैन चेंज. एंड दैट इज द रीजन यू हैव टू ऑलवेज कीप एन आई ऑन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो. इसलिए हम इन टॉपिक्स के कोई प्रिंटेड नोट्स प्रोवाइड नहीं करते. हम सारे अपडेशन क्लास में अप्लाई करते हैं, और वो बहुत मेजरली ज्योग्राफी के अदरवाइज सारे टॉपिक्स ही विद कॉमा खत्म होते हैं, फुल स्टॉप तो आता नहीं. लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कोई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मटीरियल नहीं. यू हैव टू क्रिएट आउट, और पीआईबी से बढ़िया सोर्स कोई भी नहीं है. एंड एज आई टॉक्ड अबाउट यस्टरडे, कम्युनिकेशन ही हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय. प्रेस एंड प्रिंट मीडिया की जब बात करते हो तो पीआईबी के भी, आप पीआईबी के साइट पर जाके उसके आर्काइव्स को देखो और पीआईबी की अब की रिपोर्टिंग देखो, आपको खुद दिखाई देगा इट्स अ मैसिव डिफरेंस. माने इन्फोग्राफिक्स, पूरा नो से कंटेक्स्ट, व्हाट इज द रेफरेंस विद व्हिच दे आर बिल्डिंग अप द डिटेल्स, उसका बैकग्राउंड वर्क क्या है, चैलेंजेस क्या है. एक्सीलेंट कवरेज. और आपको अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन में उसको इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए. दैट इज वेयर यू विल बी प्रिपेयरिंग योर करंट अफेयर्स ऑल्सो. मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, जो एब्सोल्युटली ओवरलैप तो नहीं कर रहा ज्योग्राफी से. We do have got that overlap, but there are many more things which do not fall into geographical domain. Repo rates हम थोड़े ना पढ़ते हैं geography. So you have to take up that kind of distinction. PIB best sources है इस particular topic के लिए. उसके अलावा of course different ministries को open कर सकते हैं, but 700 pages की report पढ़ना तो out of question है. तो जो फ्रेम हम क्लास में रेडी कर रहे हैं, उस फ्रेम के बेसिस पर आप अप्लाई करेंगे जो भी अपडेशन है, क्योंकि जो भी चीज न्यूज़पेपर में आएगी आपको उसका कंटेक्स्ट, प्रेफरेंस, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन, वो पढ़ना है. तो पीआईबी इज द रिसोर्स, ऑथेंटिक, जहां पर आप किसी भी तरह का डेटा पर डिपेंडेंसी ले सकते हो. योजना कुरुक्षेत्र में क्या लिखा होता है? व्यूज आर ऑफ ऑथर.
एंड पब्लिकेशन डिवीजन डू नॉट होल्ड दैट। और उसमें कई डेटा ऐसे हैं, क्योंकि बहुत सारे डेटाबेस में ना, क्योंकि विच ईयर यू आर टेकिंग, कौन सा बेस ईयर के रेफरेंस पे ले लो, तो एनालिसिस में प्रॉब्लम होती है। हम अपने ज्योग्राफी के आंसर राइटिंग में एब्सोल्यूट फैक्ट सेल फिगर का इस्तेमाल तो बहुत कम करते हैं, बट जहां भी करें कोशिश करना चाहिए कि पीआईबी से ले, बिकॉज दैट कैन बी आइडेंटिफाइड, क्लेम्ड टू बी राइट, बिकॉज इट इज कमिंग अप फ्रॉम दी coming from actually the source, जहां से आना चाहिए। So we can easily debate out कि ये मेरा dependable data fact है। कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक पोस्टल कम्युनिकेशन, जरूरत नहीं है बट नॉलेज में होनी चाहिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिसेस को तो हमने अपने डिमार्केट आउट कर दिया एज नॉट दैट प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मेल सर्विसेज, पार्सल सर्विसेज कंटिन्यूज, बट वो दैट इज नो लॉन्गर दैट प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। आप बोलोगे नहीं पार्सल तो बहुत ज्यादा है, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ ई कॉमर्स, वी आर हैविंग पार्सल सर्विसेज का तो इतना ज्यादा नेटवर्किंग जो पहले सोचा ही नहीं गया था। तो पार्सल सर्विसेज हैव गॉट प्राइवेटाइजेशन। पोस्टल या पोस्ट ऑफिसेज या इंडियन पोस्ट का जो डोमिनेंस है वो बाय डिफॉल्ट नहीं है, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में भी बाय डिफॉल्ट प्रेफर प्राइवेट ऑपरेटर्स, बिकॉज इट कैन कलेक्ट आउट योर कंसाइनमेंट राइट देयर एट द प्लेस। यू डोंट हैव टू गो टू पोस्ट ऑफिसेज टू बुक द कंसाइनमेंट, सो दैट गिव्स यू दैट कन्वीनियंस ऑल्सो। बट फिर भी पोस्ट ऑफिसेज की नॉलेज इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इट हैज टाइमली डाइवर्सिफाइड इट्स पोर्टफोलियो and have proved to be the most significant tool in the communication technology towards inclusion. अब ये inclusion हर ही तरीके का हो सकता है, financial inclusion भी है। कौन से 3 factors बताए थे portfolio diversification के लिए? It is financial and banking services. Second, forex windows. Forex windows थोड़ा selective है इसलिए last में लिखवाया था। Export promotion windows. And is facilitating decentralized development of MSMEs, micro small medium enterprises, जो by default अपना external link generate करना चाहते हैं। ट्रेड तो दोनों ही तरीके का होता है ना, इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, we have learned that। इंटरनल ट्रेड भी हो सकता है, you are producing and wish to sell something from one part of the country to the other, तो you have got that kind of support which is coming there। छोटा सा जगह दो बट देना जरूर है। अगर क्वेश्चन का डिमांड है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लेट इट बी 10-12 वर्ड्स बट होना जरूरी है। मास कम्युनिकेशन, प्रसार भारती का प्रिंसिपल फोकस, प्रेस प्रिंट मीडिया, प्राइवेटाइजेशन, क्वालिटी एनहांसमेंट, एब्सोल्यूट ग्लोबल कंटेक्स्ट ऑफ live reporting, from the site reporting, information which is credible, dependable, quality of transmission excellent, identified with timely diffusion of information। but इस सब में जो confine out करके किया हमने क्या बताया, public broadcaster, and even in the press media it is public PTI that are identified with timely, वो तो private players भी कर रहे हैं, timely diffusion of relevant information, that is very important, and that is the reason public broadcaster का सिर्फ reach के point पर prominence नहीं है, it is also prominent in the simple fact that it is actually diffusing the information that is truly required in given time and condition। sufficient होगा तो पोस्टल को थोड़ा सा बहुत crisp रेफरेंस में, mass communication को comparatively broader, but communication technology, creating knowledge society is absolutely going on with telecommunication। block 3 and final, quickly create the subhead, telecommunication। point 1 is principal constituent of communication technology that is inclusive of teleservices, internet services, digital infrastructure, along with it devices and application. This sector marked up its genesis pre-independence with the beginning of first operational line in 1851. Break the statement and write, along with establishment of Indian Radio and Cable Communication Corporation। जरूरत पड़े तो लिखना, नहीं तो इस पॉइंट को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ दिस सेक्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस continued to remain, boldly underlined, selective
with a focus on connecting government offices, VVIPs with telecom services. In the impact of globalization, telecom services marked up its growth on cascading pace, put a dash and write down, wherein revolutionary trend was set in since 2002, establishment of Bharat Sanchar Nigam Limited, youngest public sector player with pan-Indian, except Delhi, Mumbai, that is MTNL, with pan-Indian service provisions, except Delhi, Mumbai जरूर लिखेंगे। हम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की जेनेसिस को तो कॉलोनियल टाइम में देखते हैं, बट कॉलोनियल टाइम के बाद जब इंडिपेंडेंस ऑनवर्ड्स डेवलपमेंट हुआ तो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि सिविल एविएशन की तरह हमने सोच लिया था कि लेट इट रिमेन अ क्लास अपार्ट थिंग। We were not having that capacity to make it available. तो आप 1947 से 1995 तक टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट को एसोसिएट करते हैं ऑन डिमांड, ऑन रिक्वेस्ट, जहां पहले फेज में इट वाज ओनली एंड ओनली फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड वीवीआईपीस। By the time we entered late 80s, 90s, on demand, on home telephone, landlines were available. And I can recall my childhood time, 80s, 90s वाले टाइम में फोन मैक्सिमम टाइम क्या होता था, डेड होता था, डेड है फोन, एंड डेड है, आप उसमें रिक्वेस्ट करोगे तो इट टेक्स 10-12 days to get mended, provided you are not into the elite office where you are having the availability of swift correction. So on demand landline services was being made available, but definitely it was not with that kind of reach or revolutionary growth. 2002 को हम बहुत इंपॉर्टेंट वाटरशेड ईयर मानते हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए। तो अब 2002 से उल्टा जाएं, 1990s में वी हैड MTNL कमिंग इनटू बी, और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमने डेवलपमेंट देखा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का, विच वाज रिलेटेड टू वीवीआईपीज एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स, वहां पर ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर प्लेयर का जेनेसिस है TCIL, टेली कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड। तो आज आप TCIL को एज कंज्यूमर टू टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज सुनते ही नहीं हो। आप सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर है जियो, रिलायंस जियो, सेकंड आता है भारती एयरटेल, उसके बाद आता है BSNL, और BSNL की कंपैटिबिलिटी का स्ट्रेचर तो नहीं है, बट बिकॉज इट इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट सर्विस प्रोवाइडेड MTNL, महानगर टेलीफोन, तो 2 महानगर इंक्लूडेड है इसमें। And then we have got the others which have been trying to survive. Vodafone combined with Idea, so it has become VI. So they are surviving. They are also the provider. तो आप इन पांचों को मेजरली काउंट कर सकते हैं, हम अभी आपको लिखवा देंगे। TCIL is now not providing any telecommunication services within the country. So क्या वो exist नहीं कर रहा? करता है, but it is more of a foreign arm now. जैसे हमने फर्टिलाइजर सेक्टर में आपको बोला था ना, जॉइंट वेंचर अब्रॉड, वो हम क्या कर रहे थे, हमारी जो एक्सपर्टीज है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन की, एक्सपर्टीज तो है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमारे अंदर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस जनरेट नहीं हुआ, एंड दैट वाज लार्जली बिकॉज ऑफ द हेस्ट, ऑफ द अर्जेंसी विद व्हिच वी समवेयर सपोर्टेड। हमने कहीं अपने आप को एज पॉलिसी फ्रेमर्स सॉफ्ट एज दे दिया कि फर्टिलाइजर प्लेयर्स को पुश करते जाओ। रोस्टोव्स ग्रोथ मॉडल, स्टेज नंबर 4, स्पीड ब्रेकर मत लाया करो स्टडी में। स्टेज नंबर 4, ड्राइव टू मैच्योरिटी। ड्राइव टू मैच्योरिटी में इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होती है, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड। आप प्रोडक्शन की तरफ ज्यादा फोकस करते हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी डेवलप करने की ज्यादा कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि यू वांट टू डाइवर्सिफाई द प्रोडक्शन डोमेन। उसके बाद मास कंजम्पशन पर आपका अप्रोच क्या होता है, कंज्यूमर, मार्केट सस्टेन करो तभी तो प्रोडक्शन चलेगा। तो वी वर बेसिकली इन दैट डोमेन कि हमें फर्टिलाइजर प्रोडक्शन चाहिए चाहिए, कैसे भी चाहिए, तो आपको हम फीड कर रहे थे, आपको हम सपोर्ट दे रहे थे कि गिरोगे तो कोई बात नहीं, हम उठा रहे हैं, आप गिरो पर चलो, दैट काइंड ऑफ थिंग। So when I take up the reference of TCIL का functioning, it was having that kind of limping growth. Late 1990s, 1995 onwards, telecom policy change. Telecom policy 1995 बहुत ऐतिहासिक है, इसलिए ज्यादा डिटेल्स में नहीं ले गए। Marked up not just the mobilization of MTNL, कहीं ना कहीं एक मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन स्ट्रक्चरल
and this comes up from your Department of Telecommunication. बड़ा interesting statement है, बस अब हम ये statement आपको लिखवाने वाले हैं. So when I take 2002, 1995 में भी कुछ changes हमें applied है, but 2002 BSNL का establishment, वहां से हम term revolution की शुरुआत कर सकते हैं. उससे पहले slow paced growth that has been there in telecommunication, which essentially remained टेलीफोनिक कम्युनिकेशन. आज की डेट में जब आप टेलीकम्युनिकेशन बोलते हो तो आप किस किस के बारे में बात कर रहे हो? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हो, एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हो, वायर लाइन भी हो, वाईफाई भी हो, एंड देन यू आर टेकिंग अप द टेलीकम्युनिकेशन एज टेलीफोनिक, व्हिच आल्सो हैव गॉट मल्टीपल generations that we have covered up. Let us get on to the next pointer. This revolutionary change marked up structural, underline करना, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है ये, structural transition of sector, ब्रैकेट में लिख लो, from landline or fixed line to mobile, break the statement, compositional transition, underline, ब्रैकेट में लिखो, that is public sector domain to private sector domain. Break the statement. Along with the diversification of portfolio, underline कीजिए portfolio, that includes mobile telephony, fixed line services, bracket that utilizes microwaves with the satellite link ups, close the bracket. C, internet services, broadband, LAN and Wi-Fi. Three things you have written. Telecommunication revolution in India marked up its beginning from year 2002. 2002 is the year when BSNL came into being. ये BSNL आया इसलिए revolution हुआ इसलिए BSNL आया. It is a feedback equation. किसी को भी priority नहीं दिया जा सकता. टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन को आपने 3 पॉइंट से जस्टिफाई किया. माई टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर एक्सपीरियंस स्ट्रक्चरल चेंज, कॉम्पोजिशनल चेंज एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन. पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में लैंडलाइन, फिक्स्ड लाइन कंटिन्यू बट विद रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि हमने उसको चेंज कर दिया ना विद स्ट्रक्चरल चेंज. व्हाट इज स्ट्रक्चरल चेंज? ओनली फिक्स्ड लाइन, तब हम लैंडलाइन बोलते थे, ओनली लैंडलाइन टू डोमिनेंट मोबाइल. Compositional change, only public sector, now majorly it is private players. And portfolio diversification, mobile subscription सबसे ज्यादा, इसलिए सबसे पहले लिखा, fixed line भी है, and we are having internet services. So 2002 marked up the revolutionary growth with the change in the complete orientation of telecommunication sector in India. We are taking next pointer now. This revolutionary growth is strongly associated with cascading increase in the participants of, underline करेंगे, service providers. Break the statement. These are boldly categorized into broadband and mobile, put a dash and write down, with Reliance Jio, Bharti Airtel, Vodafone Idea, BSNL and MTNL. तो ये हो गया आपका ब्रॉडबैंड एंड मोबाइल. अब चेंज ओवर करके लिखिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, अंडरलाइन करो, डैश डालो, इंक्लूड्स टाटा कम्युनिकेशन एंड टाटा टेली सर्विसेज. नेक्स्ट, इंडस टावर एंड GTL इंफ्रास्ट्रक्चर. Last example, Himalayan Futuristic Communication Limited. Present profile of telecommunication sector clearly reflects revolutionary growth as pointers banenge. India is second ranking country in telephone subscription in world. National tele density is at 87%, rural tele density at 43% have shown highest year-on-year basis increase in subscription, internet and broadband penetration. Internet
and broadband penetration have been with up to 300% increase on year basis. Next, India is the largest data consumer in world. Optical fiber cable length have registered increase to more than 43 lakh route kilometers. And finally, there is evident increase in mobile-based transceiver stations, BTS बोलते हैं, mobile-based transceiver stations and mobile towers. टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का जो कंटेंट बिल्डिंग है वो थोड़ा सा और ट्रिकियर हो जाता है, तो हम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को एक हम्बल जेनेसिस के साथ एक रेवोल्यूशनरी ग्रोथ की तरफ अप्लाई कर रहे हैं. एंड रेवोल्यूशनरी ग्रोथ को आप 2002 से लो, 2002 से लेकर आप कम से कम 5-6 साल का एक ट्रांजिशनल टाइम रख सकते हैं जहां वी वर क्रिएटिंग द बेस. एक्चुअली स्पीकिंग 2006-7 ऑनवर्ड्स इट हैज बीन जूमिंग ग्रोथ. जो हमने आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 एंड 5.0 के लिए एक लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का डायग्राम बनवाया था, याद आ रहा है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1, 2, 3 क्या है? लीनियर, धीरे धीरे बढ़ता है वाला. और जब आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 एंड 5 बोलते हो तो एकदम कहते हो एक्सपोनेंशियल. इट इज गिविंग यू द जे कर्व ऑफ द ग्रोथ. तो मुझे 2006-7 के बाद ये जे कर्व ऑफ द ग्रोथ दिखाई दिया. उसी को प्रूव करने के लिए हमने इंटरनेट सब्सक्रिप्शन पेनिट्रेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ, टेली डेंसिटी का ग्रोथ जैसे डेटा को अप्लाई किया. एंड ऑल ऑफ देम आर October 2025 द फाइनल रिपोर्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट फ्रॉम PIB. तो ये सब मेरा बिल्कुल अपडेटेड इंफॉर्मेशन है विच इज जस्टिफाइंग दैट टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस. Now what we have to take into account, which are the key regulations? I have got a very defined legislation that regulates telecommunication sector, and there are massive reforms that have been there. Some of them are targeting the futuristic purview. We are getting on there. Telecommunication sector is very sound in its growth. What are the ways we are regulating and managing it? We are getting on there. So हमारा एक sort of elaborate background तैयार हो गया. आगे बढ़ते हैं. Telecommunication revolution incorporate priority role of TRAI, Tele-Regulatory Authority of India, that functions under Department of Telecommunication, DOT, as an independent regulator that provides rules, underline karo, and monitoring, underline karo, service providers. Next, success of telecommunication revolution do reflect itself को underline कर लो, dash डाल लो, pointers बना रहे हैं. Creation of high skills, thus high paying jobs, improvement of quality of life through enhanced education and healthcare, improvement in national and global commerce with fast information diffusion. Club all these pointers. Successfully creating knowledge society. Knowledge society का डायग्राम हमने इसलिए रिटेन करके रखा हुआ है. टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन को हमने प्रूव किया कुछ स्टैटिस्टिक्स फैक्ट से कि आपका टेली डेंसिटी बढ़ा, रूरल टेली डेंसिटी अभी भी पीछे है और वो प्रोस्पेक्ट है. इसलिए भारत निर्माण में हमारे पास जो 6 कंपोनेंट है उसमें एक कंपोनेंट ICT भी है. तो वी स्टिल हैव टू ब्रिज रूरल एंड अर्बन टेली डेंसिटी का डिफरेंस. बट रूरल टेली डेंसिटी में ग्रोथ नहीं है, वो गलत बात है. इट इज ग्रोइंग बट ऑफ कोर्स नेशनल एवरेज से कम है. ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप खुद सोचकर देखो कि हम किसान सेवा केंद्र, किसान पोर्टल, हम इस तरह की चीजें कैसे जनरेट कर पा रहे हैं. हाउ द रूरल पीपल आर यूटिलाइजिंग इट बिकॉज दे हैव गॉट द मोबाइल एंड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी. तो ये कहना कि रीच नहीं है गलत है, बट रीच इज नॉट अप टू द मार्क फॉर श्योर. तो स्कोप है आगे बढ़ने का. It has been a very significant constituent in creating out something that has not been highlighted in past. हमने quality of life increase करी है because of health education services available online.
अभी हम स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ उसका आपको पोर्टल के बारे में बताएंगे। व्हेन आई टेक रेफरेंस ऑफ हाई स्किल्स एंड हाई पेइंग जॉब, अब आज की डेट में वो चैलेंज भी तो इवॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जब आप बात करते हो ना कि टेलीकम्युनिकेशन का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लें, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल इट्स सेगमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने इस कैस्केडिंग पेस से अपने आप को ही चैलेंज किया है कि आज की डेट में हम बोलते हैं कि वो सारे कन्वेंशनल जॉब्स जो हमारे दिमाग में थे कि भाई दे आर हाई पेइंग, स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं, वो विल सीज टू एग्जिस्ट। यू हैव टू जस्टिफाई, यू हैव टू अपग्रेड द स्किल्स। तो हमने स्किलिंग एनहांस करके हाई पेइंग जॉब्स तो क्रिएट किए, बट वो हाई पेइंग जॉब्स को यू हैव टू ऑलवेज बी ऑन योर टोज टू इंप्रूव ऑन योर स्किल, बिकॉज दीज आर द थिंग्स व्हिच आर हैविंग द लाइट फास्ट स्पीड ऑफ मॉडिफिकेशन। तो चैलेंज बाय डिफॉल्ट है, बट इट हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल टूल इन क्रिएटिंग नॉलेज सोसाइटी, इन जनरेटिंग इंक्लूजन। बट इंक्लूजन क्या होलसम रहा है? डिजिटल डिवाइड इज रियलिटी ऑफ द कंट्री। दैट इज द रीजन 2023 से we have started taking few of the added version। ऐसा नहीं कि पिछले सारी पॉलिसीज को हमने डिस्कार्ड कर दिया, बट 2023 टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशन एक्ट 2023 have officially replaced all the previous telecommunication acts, and it has provided on the framework where we are having few more additions that have been applied, which is the reason we have got multiple policies that are there in telecommunication sector। जो अनटैप्ड पोटेंशियल्स हैं उसको कवर करने के लिए और जो न्यू इवॉल्विंग चैलेंजेस है उसको टेम करने के लिए। आपके दिमाग में कौन सा प्रोग्राम आ रहा है? लेजिस्लेशन में तो हम टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेशन एक्ट 2023 से शुरुआत करते हैं, और जो प्रोग्राम्स की बात करें, पॉलिसीज की बात करें, तो कौन सा प्रोग्राम पॉलिसी आपके दिमाग में बाय डिफॉल्ट आ जाना चाहिए? ना समय लोगे? प्रधानमंत्री गति शक्ति? Yes, no, because we correlate it with what? Umbrella infrastructure. Let us quickly get on to that. Next pointer बनाइए। The present legislation and range of policies, programs that have been mobilized in the sector broadly targets overcoming the existing challenges and mobilizing untapped potentials. These includes, हम पहले लेजिस्लेशन के बारे में बात कर देते हैं, फिर बाकी सारे तो पॉलिसीज आ जाती हैं। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 अंडरलाइन कर लो, इज द की लेजिस्लेशन। नेक्स्ट, replaces older laws, targets modernization of spectrum management, addressing unauthorized services, and स्टार मार्क करके लिखना, digital by design centralized right of way, ROW, digital by design centralized right of way, ROW, portal mobilization that is incorporated into telecom and service portals so as to facilitate swift permissions, dispute resolution to sustain the momentum of revolution। इसको सिर्फ राइट ऑफ वे, ROW नाम से जाना जाता है। ROW क्या है? ROW इज अ पोर्टल। वो पोर्टल क्या है? आप सिंपल लॉजिक से समझिए, दैट पोर्टल विच इज गोइंग टू गिव यू द सिंगल पॉइंट इजी परमिशन। यू आर अ सर्विस प्रोवाइडर, you are digital infrastructure developer, you have requested for your capacity enhancement, आपको permission swiftly उधर से ही grant होती है because it is being done through portal। And if there is any dispute among the service providers, if there is any dispute between the digital infrastructure developer and environmental concern, उसका swift resolution है। तो ROW basically is the key block। बाकी सारे ऑब्जेक्टिव आप देखो, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी एक्ट 2023 का, इट कम्स वेरी स्पॉन्टेनियस। एक्ट का नॉम ही यही होना चाहिए, दैट इट विल बी फर्दर एनहांसिंग द कैपेसिटी दैट वी हैव डेवलप्ड। ROW, digital by design, is something that has been integrated and it truly aims at
कि जब मल्टीपल प्लेयर्स होंगे, और मल्टीपल प्लेयर्स के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, telecommunication sector is also going towards what Indigo has done for civil aviation. We are aware of the fact that Reliance Jio is actually the major most player when it comes on to telecommunication services. हमारा telecommunication revolution इसलिए हुआ because we had on the private players competing with each other. आप सोचो number portability, roaming free, मतलब आज से 5 साल पहले चले जाओ तो रोमिंग भी नहीं था. One part of the country to the other, you are not having that availability of the thing. आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से खुश नहीं है तो आप अपना सेम नंबर के साथ अपना सर्विस प्रोवाइडर चेंज कर सकते हो. इस तरह के कंज्यूमर एमिनिटीज को हमने रेवोल्यूशन के साथ कैसे सस्टेन किया, क्योंकि आपने कंपटीशन रखा अमंग द प्लेयर्स. आज का डेट तो बिल्कुल ये है कि जो कुछ रिलायंस जियो करेगा सबको पीछे से फॉलो करना पड़ेगा. रीजन इज डोमिनेटिंग प्लेयर. अभी भी काउंट तो कर रहे हो तो 5 प्लेयर्स तो हैं, 3 पब्लिक प्राइवेट प्लेयर्स हैं, 2 पब्लिक प्लेयर्स हैं. डिबेट कंट्रोवर्सीज बाय डिफॉल्ट इवॉल्व होंगी, उनको रिजॉल्व करने के लिए इट इज ROW. दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. Permissions to be granted, swift permissions to be granted is via ROW. So that has been integrated with telecom portal. That is important domain. अच्छा, सब हेडिंग बना लो. प्रोग्राम्स, स्कीम्स, लेजिस्लेशन अलग से ही कर दिया. तो सबसे पहला है मेरा PM गति शक्ति. उसका फर्स्ट पॉइंट रिपीटेड इंफॉर्मेशन है. टेलीकॉम सेक्टर इज बेनिफिशियरी ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI. 14 सेक्टर थे ना, एक टेलीकॉम भी है. दूसरा पॉइंट, इट इंक्लूड्स PM वानी, WANI, ऑल कैपिटल्स. PM वानी that stands for Wi-Fi access, Wi-Fi accessibility, network interface, Wi-Fi accessibility network interface, वानी हो गया. With focus on rural area. रूरल एरिया पर क्यों? रूरल टेली डेंसिटी अभी भी तो कम है ना. नेक्स्ट लिखो, अभी भी आप प्रधानमंत्री गति शक्ति पर हो. डिजिटल भारत निधि, डिजिटल भारत निधि ब्रैकेट में डालिए अर्थस्वाइल, USOF, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड. इसका पहला नाम USOF था, अब इसका नाम कर दिया गया डिजिटल भारत निधि. अंडरलाइन कीजिए, डैश डालिए. Incorporate 3 priority components for निधि फंड यूटिलाइजेशन. मतलब डिजिटल भारत निधि के 3 एवेन्यूज हैं, ठीक है. तो 3 एरोज बना लो, ज्यादा पॉइंट ABCD करने से फिर रिविजन में कंफ्यूजन होगा. तो पहला एरो के साथ लिखेंगे भारत नेट, दैट इज प्रोवाइडिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी टू ऑल द फंक्शनिंग ग्राम पंचायत. नेक्स्ट एरो के नीचे लिखो कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव टेलीकॉम डेवलपमेंट प्लान विच प्रिंसिपली टारगेट्स 4G नेटवर्क. अब तो हम 5G रोल आउट कर रहे हैं. 4G नेटवर्क इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड रीजन एंड बॉर्डर एरियाज. और तीसरा पॉइंटर है OFC, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी. किया ना चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी फॉर ओशियानिक आइलैंड्स ऑफ द कंट्री. अच्छा, रीड करना है तो एक बार रीड कर लो. PM वानी वर्सेस डिजिटल भारत निधि के भारत नेट में क्या डिफरेंस है? PM वानी भी चला रहे हो, डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत भारत नेट भी चला रहे हो, दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं. PM वानी इज वाईफाई, और जो आप डिजिटल भारत करते हो वो वायर लाइन कनेक्टिविटी अवेल्ड टू मोर देन 2.5 lakhs फंक्शनिंग ग्राम पंचायत. Are you getting it? So PM Wani is basically doing what? It is ensuring that we are having stable Wi-Fi connectivity even in rural India, kasbas, hamlets, which is definitely not having the availability of that. या तो आप अपना डेटा इस्तेमाल करो या फिर आप वायर लाइन इंटरनेट कनेक्टिविटी लेंगे. आपने इंटरनेट के कंपोनेंट में लिखा है ना, इट्स ब्रॉडबैंड, इट इज लैंड एंड इट इज वाईफाई. समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड पॉइंटर्स.
We are talking about next policy. It's a National Tele Policy 2025. It's a National Tele Policy 2025. अंडरलाइन कर लो. पीएम गति शक्ति सबसे पहले लिखना, उसके बाद फिर बाकी लिखेंगे. So National Tele Policy 2025. पहला पॉइंट स्टार मार्क पॉइंटर है. It builds over National Digital Communication Policy of 2018 that aimed at increasing digital sovereignty of the country, increase in ICT ranking of the country, ICT, Information Communication Technology, and creation of 4 million jobs in ICT sector. क्या मतलब हुआ इसका? टेलीकॉम पॉलिसी 2025-2018 की पॉलिसी पर बिल्ट ओवर है. तो इसका मतलब 2018 की पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव है वो बाय डिफॉल्ट 2025 पॉलिसी के इनकलकेट है. We still are willing and working towards increasing ICT ranking of India. We are still working towards creating 4 million jobs, and we want to create digital self-sufficiency and self-reliance. So it is built over. So I have replaced the older policy, but I am doing up to fulfill that objective. Plus something new. Next pointer बनाइए, new added objectives. We are still talking about National Telecommunication Policy 2025. New added objectives. List कर लो. Better spectrum management, next generation digital technique, cyber security, bridging digital divide as its target. Star mark point. It aims at confluencing 5th generation telecommunication, edge computing, and artificial intelligence, leading to 2 मिनट के लिए इस इमेज को देख. EMBB, MMTC and URLLC. This is next generation telecommunication services. Confluence of 5G, edge computing and artificial intelligence. ये 3 नाम आपने लिखने. इसका यूटिलाइजेशन बाय डिफॉल्ट वही कन्वेंशनल कैटेगरी में, बट इट बिकम्स मोर सोफिस्टिकेटेड, मोर रिलायबल. यू कैन सी व्हेन आई टेक अप स्मार्ट फैक्ट्रीज, एग्रीकल्चरल ड्रोन, रोबोटिक्स, सर्जरी, it is basically applied also with the 4th generation telecommunication services. Only that it becomes more sophisticated with artificial intelligence incorporated. So add on integrating EMBB, enhanced mobile broadband. ये confluence of 5G, edge computing and artificial intelligence है. 3 चीजें हम टारगेट कर रहे हैं. EMBB, आप इसको लिखते ही ऐसे हैं बट पहली बार लिख रहे हो तो पूरा नाम लिख लें. एनहांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड. एनहांस्ड मोबाइल ब्रॉडबैंड में क्या होगा? डेटा काम ही नहीं कर रहा. You are basically enhancing on the efficiency. The second is MMTC, massive machine type communication, and final is URLLC, ultra reliable low latency communication. ठीक है. टेलीकॉम पॉलिसी 2025 built over the preceder 2018, further aims at bridging digital divide, managing spectrum allocation and its utilization, and want to futuristic generate out the confluence of technology. अब यही तो cater करेगा आपका industrial revolution 4.0 and 5.0. So confluence of technologies that goes with 5G, artificial intelligence and edge computing. And that is the reason 3 new avenues of the functioning is being targeted. Program number, policy program सबको combine करें, second हो गया. अब add करो third. National Broadband Mission 2.0. National Broadband Mission 2.0. Underline dash. Involves the time frame of 2025-2030, targeting optical fiber connectivity
to all the rural habitation. All rural, इसको किस तरह से कंबाइन करो, मेरे ख्याल से उससे आसानी होगी समझने में. All rural habitation, रिकॉल करो जरा फ्लैगशिप रोड सेक्टर प्लान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. ग्राम सड़क योजना का क्या ऑब्जेक्टिव है? कनेक्टिंग ऑल हैबिटेशन विद ऑल वेदर रोड. यही है आपका ब्रॉडबैंड मिशन 2.2. कनेक्टिंग ऑल रूरल हैबिटेशन विद OFC, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी. ठीक है. नेक्स्ट, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर्स, FRI, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, FRI, mobilized by Department of Telecommunication (bracket) as the constituent of cyber security. Challenges, continue in bracket, challenges related to digital arrest, सुना है? Digital arrest and financial fraud, close the bracket. Involves RBI mandate of integrating FRI into the core banking system. ये कॉरपोरेट के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करने के लिए है और इंडिविजुअल कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करने के लिए. दिस इज एन इंपॉर्टेंट डोमेन बिकॉज व्हेन आई से एनीथिंग अबाउट revolutionary growth of this sector, it has come up with the multiple challenges. वो challenges जो कभी पहले सोचे भी नहीं गए थे कि हो सकते हैं. तो एक चैलेंज तो बाय डिफॉल्ट है that the things are changing so fast कि हमें पेस अप करने में ही मुश्किल हो रही है कि हम किस तरह से उसके साथ पेस अप कर पाए in terms of skilling, in terms of diffusing the required infrastructure. दूसरा चैलेंज आ गया, not just security as national security, it can be national financial security. That you have not been imposed with any action, you have not been induced with any war-like situation, but financial insecurity भी तो by default बहुत challenging हो सकती है. तो ये जो आपका demarcation है FRI का, it is oriented with multiple scale. It is RBI mandate. Every banking system has incorporated it so that at the beginning itself we can easily detect that something fishy is happening and we can control it out there. And finally, last pointer of the policy. It is a Sanchar Sathi portal. Sanchar Sathi portal / app mobilized by Department of Telecommunication that operates in 21 different languages, providing links, numbers of all the significant departments to ease citizens' convenience. सुना है संचार साथी पोर्टल? इस पोर्टल को लॉगिन करके आप जो भी आपको नंबर चाहिए, मुझे कुछ नंबर आई हैव टू कंफर्म आउट. अब तो खैर वी आर हैविंग डिफरेंट एप्स फॉर डिफरेंट फंक्शनिंग यूनिट. से आई हैव गॉट अ रेल टिकट बुकिंग. I'm not having the app or it is right now not functioning. When I talk about IRCTC या रेल यात्री का जो आपका ऐप है वो नहीं काम कर रहा है, तो आप सारथी पोर्टल पर जाकर which is the toll free number where I can easily connect or what is the portal where I can connect. So it basically is last two pointers जो आपने लिखे हैं ना, FRI और संचार साथी पोर्टल, ये basically citizen oriented functioning. यहां पर आप फोर्टिफाई कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो कंज्यूमर के इंटरेस्ट. तो हमारा पॉलिसी फ्रेमवर्क सिर्फ उसकी तरफ नहीं है कि हम पुश कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन को फर्दर. इट इज ऑल्सो ओरिएंटेड टुवर्ड्स सेफ गार्डिंग सिटीजन्स इंटरेस्ट बिकॉज विद टेलीकम्युनिकेशन न्यू थ्रेट जिसको आप 10 साल पहले सोचते भी नहीं थे, वो दे हैव बीन देयर, दे हैव बीन मेड रियल. तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, ऑफ कोर्स टेलीकम्युनिकेशन एक्ट तो हो गया, उसको तो लेजिस्लेशन में अलग डाल दो. पीएम गति शक्ति विद PLI जरूर लिखना है. टेलीकॉम पॉलिसी 2025-2018 का बिल्ट ओवर है, आपने उसको सप्लीमेंट किया है. उसके अलावा आप किसको एसोसिएट कर रहे हैं? अच्छा, टेलीकॉम पॉलिसी 2025 के साथ ही आप एसोसिएट कर रहे हो 5G, एज कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्फ्लुएंस. उसके बाद हमने डिमार्केट किया है 2.0 digital revolution. You are taking OFC to the rural areas, broadband
नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। एंड देन सिटीजन सर्विसेज में हमने आपको 2 कैटेगरीज ऐड करा दी, FRIs एंड संचार पोर्टल। पोर्टल भी है, ऐप भी है। पोर्टल की शुरुआत हुई है 2024 में, ऐप कर दिया 2025 में। सो दिस इज टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर फॉर अस, इंक्लूडिंग विच कॉन्स्टिट्यूएंट, शुरू में लिखवाया था। टेलीकम्युनिकेशन जब बोलते हैं तो सिर्फ टेलीफोनिक सर्विसेज नहीं है, ब्रॉडबैंड भी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। यहां तक तो हमने सर्विस ऑपरेटर्स के भी बारे में बात कर ली। कौन कौन से हैं जो मोबाइल और ब्रॉडबैंड दे रहे हैं? रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन, दैट इज VI, BSNL, MTNL। और कौन है जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं? टाटा ग्रुप सबसे प्रोमिनेंट है। आज से 10 साल पहले जाओ, टाटा ने भी अपने फोन लॉन्च किए। टाटा ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑन इनटू द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, बट क्या हुआ? धीरे धीरे सबके मार्केट श्रिंक डाउन कर गए। उसके अलावा आपने क्या लिखा? टेलीकॉम सेक्टर किस और चीज के साथ जाता है? इट ऑल्सो कोरिलेट विद application. You are utilizing it for what? You are utilizing it for public convenience. You are utilizing it as education, medicine and etc. TCIL वही काम कर रहा है। एक बॉक्स इन्फॉर्मेशन लिख लो, अदरवाइज TCIL की जरूरत पड़ती नहीं है। बॉक्स इन्फॉर्मेशन लिख लो। ई मेडिसिन एंड ई की जगह टेली करें, ज्यादा बेटर रहेगा। ई थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म हो जाता है। टेली मेडिसिन एंड टेली एजुकेशन, TCIL की सर्विसेज को आप किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं? टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के, जो नॉट दैट हाईलाइटेड डोमेन है, बाय डिफॉल्ट करके हम जज करते हैं। तो TCIL स्टैंड्स फॉर टेली कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड। हमने आपको सबसे पहले बता दिया था ओल्डेस्ट प्लेयर है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का। पहले तो ये डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, बट आज के डेट में इट इज द प्रोवाइडर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एप्लीकेशन एज टेलीमेडिसिन, टेलीएजुकेशन, टेलीमेडिसिन, टेलीएजुकेशन in SAARC countries, South Asian Association for Regional Cooperation, along with Pan-African presence. Along with Pan-African presence. तो मतलब ये एक्सटर्नल आर्म हो गया। ठीक है, बॉक्स आइटम बंद कर दो। तो आपने TCIL के साथ क्या ले लिया? टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का एप्लीकेशन, है कि नहीं? अच्छा, एप्लीकेशन के साथ आपने लिखा था डिवाइसेस, एप्पल 17 assembled in India, orange color phone. So we are having that devices that are also coming up, but that sector by default is not the prominent constituent. तो कौन कौन से constituent है? क्वेश्चन में आ गया टेलीकम्युनिकेशन वर्सेस क्वेश्चन में आया कम्युनिकेशन। क्या डिफरेंस है जल्दी से बता दो। हो गया, खत्म, चल रहा है नेक्स्ट स्टेप पर। कम्युनिकेशन में पोस्टल भी डालो, मास कम्युनिकेशन भी डालो, टेलीकम्युनिकेशन भी डालो। टेलीकम्युनिकेशन में 2 पर मत रुकना। हम आइडियली कौन से 2 पर रुक जाते हैं? टेलीकम्युनिकेशन एज टेलीफोनिक कनेक्टिविटी, मोबाइल, और दूसरा किस पर लेते हैं? ब्रॉडबैंड, इंटरनेट सर्विसेज किसी भी तरह से, लैंड, वाईफाई या वायरलाइन, किसी भी तरह से। उसके अलावा क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई मोबाइल टावर भी तो चाहिए, BTS भी तो चाहिए, और उसके अलावा क्या है? डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन। आई थिंक दिस इज डन। स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया, जैसा हमने आपको कई बार कहा, जब स्टडी प्लान क्रिएट कर रहे थे तब भी बताया, that we as geographers are more interested with space application center, है ना, कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहां पर है। जैसे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का इस्तेमाल कहां पर है? इट हैज क्रिएटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांसमेंट, मोर पेइंग जॉब, फैसिलिटेटिंग डिजिटल लिटरेसी एंड मेनी मोर थिंग्स। हम उस फोकस पर रहते हैं, लेकिन क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ स्पेस प्रोग्राम, ये नहीं लिखा हुआ स्पेस एप्लीकेशन, तो मुझे कुछ टेक्निकल नॉलेज ऐड ऑन करनी है। तो हम शुरू तो करेंगे ऑर्बिट से, क्योंकि जब तक आप ऑर्बिट्स के बारे में नहीं जानोगे तो थोड़ा सा हम साइंटिफिक एज लेंगे।
जब तक आप ऑर्बिट्स के बारे में नहीं जानोगे तब तक डिमार्केशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में आप बोलते हो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, और यू आर टेकिंग अप द रेफरेंस ऑफ इनसैट सीरीज या जियोसैट सीरीज, जो कि आपको बाय डिफॉल्ट फैसिलिटेट कर रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज व्हिच कैन बी कोरिलेटेड विद जीपीएस आल्सो। तो आप अल्टीमेटली उनको किस ऑर्बिट पर माउंट करते हो, तो पहला ये इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद बाय डिफॉल्ट विल टेक अप इसरो। इसरो का ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर एक ब्रीफ अकाउंट में लेने के बाद स्पेस कमीशन डायरेक्टली अंडर पीएमओ। इसरो को आप एसोसिएट करते हैं विद सम पब्लिक सेक्टर प्लेयर। नाउ वी आर हैविंग ऑन द प्राइवेट पार्टिसिपेशन दैट हैज बीन आल्सो मोबिलाइज्ड। हम सारी लिस्ट ऑफ फंक्शनरीज के बारे में बात डेफिनेटली नहीं करेंगे, बट इसरो इज वन ऑफ दोज top 5 space organizations that have registered convincing massive development in space technology. And what puts us class apart is that we are the most cost competitive player, and India definitely thereby incorporate the capacity which has been the reason that NASA has also collaborated with us. I am talking about NISAR. So you have to understand कि इसरो के फंक्शनिंग डोमेन में जब आप डिमार्केट आउट करते हो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इट्स ऑपरेशन, तो हाउ फ्रॉम 75 ऑनवर्ड्स वी हैव ग्रोन अप इन आवर डोमेन, क्या क्या मॉडिफिकेशंस डिमार्केटेड हैं। क्योंकि जब आप बात करोगे इसरो का एक जनरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसके बाद आप स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को रेफर करके एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं। इसरो के बारे में बात करते हुए लॉन्च व्हीकल, कैटेगरीज ऑफ द सैटेलाइट्स का हिंट जरूर लेते हैं, बट उसको सैक के साथ ऐड करते हैं तो कैटेगरीज ऑफ सैटेलाइट्स भी बहुत अच्छा। आप सोचो, आपने सिमरन पढ़ा, आपने गगन पढ़ा, आप जानते हो कि ये सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन है, तो मेरी नॉलेज में होना चाहिए ना कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और नेविगेशन कम्युनिकेशन बेस्ड सैटेलाइट का ऑर्बिट कौन सा है, क्यों डिफरेंट है। जब तक आप उसको नहीं समझोगे तब तक एप्लीकेशन जस्टिफाइड नहीं होता। इसलिए फोकस तो एप्लीकेशन पर ही है, but we do take into reference some of the elementary aspect of space program. So let us begin there. आप box item के तौर पर बना लो या introduction बना लो। Space program we are beginning with orbits. Development of space technology, specifically in its utilization in multiple planet Earth based activities, involves launching of satellites at variable orbits, creating satellite constellation that serves multiple purposes. Next, principally 4 different satellite orbits are distinguished. We are handling them one by one. Number 1, low Earth orbit, LEO. Next, involves altitude of 160 to 1500 kilometers. Next, this orbit involves largest satellite constellation. Mounting cost कम होगा ना, इसलिए largest constellation है. Next, orbital time of 90 to 120 minutes makes it orbit around Earth 16 times a day. Next is the most important orbit for remote sensing and Earth observation. Next, have positive aspect of rapid data acquirement and transmission. Last, involves negative aspect of small coverage area. अभी हम थोड़ी देर में रिपीट करेंगे, आप पहले ऑर्बिट को देख लो एक बार, क्योंकि हम दूसरे ऑर्बिट को लेंगे ना तब कंपैरिजन में पढ़ना समझ में आता है। ज्योग्राफिकल इक्वेटर दिख रहा है, लियो ऑर्बिट यहाँ पर मार्क है, इसका एलिवेशन 160 से 1500 किलोमीटर है। ये एक दिन में माने प्लैनेट अर्थ की स्पिनिंग टाइम में 16 बार प्लैनेट अर्थ के चक्कर मार सकता है, तो ऑटोमेटिकली इट इज गिविंग मी मोर स्विफ्टर डेटा रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन। इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन रिमोट सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन में है। यहाँ पर लार्जेस्ट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन इसलिए है क्योंकि हाइट ही इतनी छोटी है कि माउंटिंग कॉस्ट बड़ा कम है,
and precision is very high. Of course, precision is very high into the high Earth orbits also, but it is more high here. And very importantly, because it is providing, it has got lesser elevation. तो हम आपको बार बार बोलते हैं ना स्केल को, जब आप कार्टोग्राफी की सारी टेक्निकलिटीज को हटा दो, आपको ये बोलते हैं लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल, तो उसमें क्या जज करना है? लार्ज स्केल का क्या मतलब होता है? जूम इन कर लो। स्मॉल स्केल का क्या मतलब होता है? जूम आउट कर लो। तो जूम आउट करने के लिए आपको जितनी ज्यादा हाइट बढ़ानी पड़ेगी उतना बड़ा एरिया कवर करोगे ना। जब आप स्मॉल स्केल बोल रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप जूम आउट कर रहे हैं। बिकॉज इट हैज बीन माउंटेड एट द हाइट नॉट मोर देन 1500 किलोमीटर्स, इसका जो एरिया सरफेस कवरेज है वो छोटा है। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो प्रोज एंड कॉन्स सबको ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने लियो को पिकअप किया, अब नेक्स्ट ऑर्बिट को हम लिख रहे हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, फिर कंपैरिजन और आसान हो जाएगा, फिर आपको मियो और जियो समझने में बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं हो। वी आर टेकिंग सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, SSO। अब 2 मिनट के लिए इस इमेज, इसका एलिवेशन तो 600 से 800 किलोमीटर है, ये तो लियो से भी नीचे हो गया। डिफरेंस क्या है? नॉर्थ साउथ। लियो, मियो, जियो इक्वेटोरियल बेल्ट पर। जब हमने टाइड पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा? लूनर टाइडल इफेक्टिविटी इज स्ट्रॉन्गर देन सोलर टाइडल इफेक्टिविटी बिकॉज मून इज नियर अर्थ एंड इट मार्क्स अप इट्स डिक्लिनेशन north and south of geographical equator in 23.5 days, और अपेरेंट शिफ्ट ऑफ सन नॉर्थ साउथ जाता है 365 डेज में। तो इसलिए हमने लूनर इफेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग किया था। तो जब लूनर ऑर्बिट की बात करते हैं तो कैसे ऑर्बिट की बात करते हैं? इट इज विद अर्थ्स इक्वेटोरियल ऑर्बिट। लियो वो है। अब आप SSO सन सिंक्रोनस ऑर्बिट को नॉर्थ पोल साउथ पोल पर रेफरेंस में ले रहे हैं। नाउ राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स। SSO Sun synchronous orbit is a north-south aligned orbit. Next, involves altitude of 600 to 800 kilometers. Next, its orbital inclination justifies that satellite cross any region at same local solar time. Next, this orbit thus is excellent for Earth observation, remote sensing and environmental monitoring. इसमें लॉन्जिट्यूड का लॉजिक अप्लाई कर लेंगे ना, तो जो आपका ऑर्बिटल इंक्लिनेशन समझ में आ गया। लॉन्जिट्यूड क्या है? ईस्ट गेन ऐड, वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट, लॉन्जिट्यूड गोज विद टाइम। भाई प्लैनेट अर्थ अपने वेस्ट टू ईस्ट स्पिन कर रहा है और वो स्पिनिंग टाइम अप्रोक्सीमेट 24 आवर्स है। आप बाय डिफॉल्ट जब लॉन्जिट्यूडनल रेफरेंस लेते हो तो 0 से 180 डिग्रीज है। आप 0 और उसका एंटीपोडल लाइन इंटरनेशनल डेट लाइन, द स्टैंडर्ड टाइम एंड इंटरनेशनल डेट लाइन, आप एंटीपोडल, क्योंकि लॉन्जिट्यूड क्या है? हाफ सर्कल्स है। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? फुल सर्कल। तो हाफ सर्कल आपका 0 डिग्रीज मरीडियन है और उसका ऑपोजिट क्या है? 180 डिग्रीज। अच्छा 180 डिग्रीज तो मरीडियन है, बट रिकॉल करो, कई बार बता चुके हैं आपको। पहला बेंड चुकची, ताकि रशिया का टेरिटरी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में रहे। दूसरा बेंड अलूशियन, ताकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का टेरिटरी वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ही रहे। तो नदर्न हेमिस्फीयर में मुझे 2 बेंड्स दिखते हैं। तो 180 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड एंड इंटरनेशनल डेट लाइन आर नॉट सिनोनिमस, क्योंकि 180 डिग्रीज लॉन्जिट्यूड तो स्ट्रेट आर्क ही होगा ना, और इंटरनेशनल डेट लाइन पहला जो मेजर ट्विस्ट है वो तो नदर्न हेमिस्फीयर में तो दिखता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में while making you understand Melanesia, Micronesia and Polynesia, वो किरीबाती, सोलोमन आइलैंड को जरा ट्विस्ट टर्न करते हुए दिखाई देता है। तो वो ज्यादा अनइनहैबिटेड है, तो उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। उस लॉजिक को अप्लाई करो। Why every meridian stands with the same local solar time? Because by default Earth is spinning on its axis in approximate 24 hours. उसी से आप SSO का characteristics justify कर सकते हैं। Now I am adding mid-Earth orbit, MEO. Quick pointers: height of 5,000 to 20,000 kilometers. 5 से 20,000 है तो रेंज आ जाएगा। Orbital time 2 से 12 घंटे। Next is most utilized orbit for positioning GPS, navigation systems. Next
involves relatively small number of satellite. Next is better than LEO with bigger coverage. Final involves challenges of time delay in transmission and acquired data with weaker signals. LEO का उल्टा कर दिया हमने. राइट ऑन फोर्थ, नियो के कंपैरिजन में जियो आ जाएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वी यूज लियो, वी यूज एसएसओ एंड वी यूज जियो इन मोर प्रोमिनेंट कैटेगरीज. जियो क्यों बेटर होता है नियो से? लेट अस गेट ऑन टू दैट. सो लास्ट इन आवर लिस्ट इज जियो. जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. नाम पढ़ के सोचो और बताओ. लियो क्या है? लो अर्थ. मियो क्या है? मिड अर्थ. लो अर्थ ऑर्बिट को आप 1500 किलोमीटर के हाइट से ज्यादा नहीं ले जा रहे हो. मियो को आप 20,000 किलोमीटर से ज्यादा हाइट पर नहीं ले जा रहे हो. और जियो को आप ले गए हो 35,786 किलोमीटर्स पर. इट इज बाय डिफॉल्ट एट दैट हाइट mounted satellite will be stationary in reference to one spot of the earth, motionless. हम जब टाइड्स पढ़ रहे थे बार बार टाइड्स का रेफरेंस ले रहे क्योंकि वहीं पर ही हम सेलेस्टियल में जा पाए थे. हमने जब इक्विलिब्रियम कंसेप्ट पढ़ा था तो हमने कहा था वी बिलीव्ड इन टाइड जनरेटिंग फोर्स. बाय डिफॉल्ट वी टेक मून एंड द टाइडल बल्ज आर इन इक्विलिब्रियम टू ईच अदर. पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जिस स्पेस पे मून अपना पोजीशन चेंज कर रहा है उस स्पेस पर इस बल्ज को मूव करने के लिए आपको बहुत हाई वेलोसिटी का मूवमेंट चाहिए जो नहीं हो सकता बिकॉज देयर विल बी फ्रिक्शनल ड्रैग दैट विल बी इंड्यूस्ड बाय द बॉटम ऑफ द ओशन. आप उसी चीज को अप्लाई करो यहां. जियो is not just highest altitudinal. Because it is highest altitudinal, it is geostationary. A mounted satellite will always be at constant position over a particular space. अब खुद से बताओ ये किस चीज के इस्तेमाल में आएगा? कम्युनिकेशन. सबसे ज्यादा इस्तेमाल यहीं पर आता है. ऑफ कोर्स आई डू यूटिलाइज इट इन नेविगेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग, रीजनल पोजिशनिंग, जिसमें आप मियो का भी इस्तेमाल कर रहे हो, बट यू कैन नॉट यूटिलाइज इट फॉर रिमोट सेंसिंग दैट प्रोमिनेंटली. चलिए फटाफट लिखते हैं. जियो is a geostationary orbit. Next, at height of 35,786 kilometers. Next, orbital time. बहुत प्रिसाइजली लिख लो. एग्जामिनेशन में अप्रोक्सीमेट 24 आवर लिखना क्योंकि स्पिनिंग टाइम ऑफ अर्थ भी तो 24 आवर्स नहीं है. लीप ईयर का लॉजिक हम सबको पता है तो राउंडेड ऑफ ही बोलकर करते हैं उसी तरह से. सो ऑर्बिटल टाइम इज 23 hours 56 minutes and 4 seconds. 56 minutes. इतना प्रिसीजन तो हम लेंगे नहीं, हम सीधा कहेंगे 24 घंटे. Next, satellite mounted at this orbit is thus, within quotes boldly underlined, motionless in reference to specific area. Next is best orbit for communication satellites, navigation systems, both global and regional. Star mark. As every mounted satellite tends to perform more than one role, satellite orbits are also categorized based on function. Function को बबल कर दो. ठीक है. तो पहला, communication orbits has to be geo. Earth observation orbit, if it is weather monitoring satellite, it will be geo. Do you agree to this? And if it is remote sensing, it is LEO and SSO. Third is navigation orbits, both for global and regional navigation satellites, GNSS, RNSS. Navigation के लिए positioning चाहिए ना? Can you help which orbits you'll be including here? MEO and GEO. MEO and GEO. And because function based बना रहे हो, चौथा भी बना लो. For astronomical studies, astronomical orbits with a bigger, broader range that attempts to explore celestial bodies, climate research, etc.
एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स को आप स्पेसिफिक ऑर्बिट पर नहीं डिफाइन करते हो, गेटिंग इट और नॉट? अब आप सोचो आपका चंद्रयान जो है, चंद्रयान को आप किसके साथ एसोसिएट कर रहे हो? यू आर कोरिलेटिंग इट टू द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल, या वी आर हैविंग द बिगिनिंग ऑफ आवर सोलर मिशन, नाम बताओ, आदित्य। तो क्या हो गया? एस्ट्रोनॉमिकल। तो एस्ट्रोनॉमिकल बाय डिफॉल्ट कैन नॉट बी डिफाइंड इनटू एनी कैटेगरी। आपको जो स्टार मार्क पॉइंटर दिखाया उसमें चौथे पॉइंट को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करो। अगर मुझे स्पेस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को कैटेगराइज करना है तो हम आइडियली तीन ही चीजों में कैटेगराइज करते हैं, और इन तीनों चीजों को आप स्पेसिफाई कर सकते हो विद 3 ऑर्बिट्स। बट हमेशा याद रखना, एक ऑर्बिट और एक फंक्शन गलत है, जैसे एक सैटेलाइट और एक फंक्शन गलत है, but a general classification. So if I am taking up LEO, I am more LEO and SSO, I am more with remote sensing. If I am taking GEO and MEO, I'll be more with communication and navigation. This is what is demarcated. अब heading बनाओ, ISRO, Indian Space Research Organization. आप डिसाइड करना कि आपके क्वेश्चन की डिमांड है कि ऑर्बिट्स लिखें कि नहीं, बट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ स्पेस प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट रिक्वायर्स दैट वी आर अवेयर ऑफ ऑर्बिट्स, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्विक पॉइंटर्स. In the ages of PMO, Space Commission and Department of Space incorporate 4 different constituents These includes ISRO, autonomous bodies, CPSCs, and Indian National Space Promotion, Indian National Space Promotion and Authorization Center in space. डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत 4 कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं. इसरो भी आता है, इन स्पेस भी आता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस भी आते हैं, जिसमें हम एंट्रिक्स और NSIL के बारे में बात करेंगे. इन स्पेस के बारे में बात करे बिना स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया आज के डेट में खत्म हो ही नहीं सकता. ऑटोनमस बॉडीज के बारे में ज्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाते. और जब आप इसरो के बारे में बात करते हो, इट इनकॉर्पोरेट बिग लिस्ट ऑफ सेंटर्स फंक्शनिंग अंडर इट. वी कैन टेक सम ऑफ देम इनटू रेफरेंस. हमारा प्रिंसिपल फोकस है सैक. सैक वर्क्स अंडर इसरो. हम इसरो को पिकअप करें तो स्पेस कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंडर PMO, आई हैव गॉट इसरो एज वन ऑफ द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट. वी आर टॉकिंग अबाउट इसरो नाउ. नेक्स्ट पॉइंटर, इसरो has successfully transformed India into prominent power in global space exploration, beginning from historic launch of Aryabhatta, India's first satellite in 1975. Country has progressed as a leading player in cost-effective satellite launches, bracket में लिख लो, with PSLV delivering more than 400 foreign satellites into orbit. Next, since 2014, introduction of, underline, major space reforms involving enhancement of private participation, international collaborations have pushed Indian space program towards self-reliance
towards self-reliance. Star mark. Integration of in-space, Indian National Space Promotion and Authorization Center as a single window agency to boost private participation and non-governmental entities participation. Put a dash and write down. Working in collaboration with ISRO, bracket, that is using ISRO's facilities, infrastructure and data forms a significant example. Next pointer for in space. Private suborbital launch, writing the name, Skyroot Aerospace forms the successful example of in space. Next, key achievements, underline kar lo, of space program in India can be examined with the size and structure of the space economy that includes. इसके बाद हम कुछ सैटेलाइट्स के एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट पहले जो एक ओवरव्यू है, दैट इंक्लूड्स, सबसे पहले ये लिखना, स्पेस एप्लीकेशन अकाउंटिंग फॉर मोर देन 73% ऑफ स्पेस इकोनॉमी, इसलिए हमारा फोकस इसी पर ज्यादा रहेगा. सेकेंड नंबर पर लिखो स्पेस ऑपरेशंस accounting for 22% approximately, यहां पर ब्रैकेट में लिख लो, includes launch operation, space surveillances, tracking and leasing, ठीक है, and finally manufacturing. It accounts for 4% share that involves manufacturing of satellites, launch vehicles and ancillary equipments, where public sector enterprises as BHEL, HAL have been playing a crucial role. रुको एक मिनट, हम बात कर रहे हैं स्पेस प्रोग्राम के अचीवमेंट्स की, तो अचीवमेंट को हमने सबसे पहले पॉइंट पर डाला. अब इसको हम एक बॉक्स आइटम क्रिएट करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे. हमने इसको कैटेगराइज कर दिया इन टर्म्स ऑफ साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस इकोनॉमी. तो हमारा जो स्पेस इकोनॉमी है उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. आप स्पेस एप्लीकेशन को सबसे प्रोमिनेंट ब्लॉक दे रहे हो, तो स्पेस एप्लीकेशन में किसका रोल आ जाएगा? सैट का. स्पेस कमीशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑटोनमस बॉडी इसरो, in space, and you have got central public sector enterprises which functions under Department of Space. जो आपने लिखा है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, they don't function under स्पेस डिपार्टमेंट, इसलिए हमने उसको लिस्ट अप कर दिया कहां पर? मैन्युफैक्चरिंग में. आप जब PSC is functioning under space department की बात करो तो we'll be adding on that, we'll be talking about it. It incorporate NCIL and Entrix, so we'll come up there. अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जो हमारी अचीवमेंट है वो ये है कि हम अपने स्पेस इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, जिसमें स्पेस एप्लीकेशन सबसे मेजर शेयर ले रहा है. इस पर हमें बात करनी है डिटेल्स में, तो इसको हमने बॉक्स आइटम क्रिएट करना है. स्पेस ऑपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग उसके अदर कॉन्स्टिट्यूएंट है. बॉक्स आइटम बनाइए स्पेस एप्लीकेशन. बाकी 2 के जितने डिटेल्स चाहिए थे वो हमने आपको पहले ही लिखवा दिए. स्पेस एप्लीकेशन, एज पर योर इंफॉर्मेशन रिटन ऑलरेडी. फर्स्ट पॉइंट इज रिमाइंडर, इफ यू विश यू कैन राइट. इट अकाउंट्स फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ स्पेस इकोनॉमी. Next, it correlates with SAC, Space Application Center, that is one of the multiple centers that functions under ISRO. Next, it focuses on developing technologies and applications of space program that includes. कैटेगराइजेशन करने से थोड़ा सा हैंडलिंग आसान हो जाएगा, तो दैट इंक्लूड्स. अब हम कैटेगरीज लिखें. एप्लीकेशन नंबर 1, टेलीकम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग. अभी पढ़कर ही यहां पहुंचे.
telecommunication and broadcasting, underline करो, dash डालो. It relates to INSAT and GSAT series involving TV, radio, telephone and broadband services. Number 2, Earth observation and resource monitoring, underline dash. It includes Indian remote sensing that monitors forest, water, soil, crop, as well as urban growth for resource management and planning. Number 3, agriculture includes services as crop yielding prediction, bracket fasal, soil mapping, bracket bhuvan krishi, and pest monitoring to support agriculture production productivity and fulfilling the food security concerns. Next, navigation, positioning, navigation and timing services. Positioning, navigation and timing services with Navik and Gagan satellites. नेक्स्ट एजुकेशन, हेल्थ केयर, यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में कैटेगरीज हैं. तो पहले एजुकेशन के बारे में बात करें. सो इट इज टेली एजुकेशन. अभी थोड़ी देर पहले टेलीकम्युनिकेशन में लिखवाया था, अब उसका डिटेल्स यहाँ से आ गया. आप मिक्सअप करके आंसर में लिख सकते हो. टेली एजुकेशन अंडरलाइन करो, 3 पॉइंटर्स बना रहे हैं. पीएमई विद्या, पीएमई विद्या दैट इज अम्ब्रेला ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल. नेक्स्ट लिखो स्वयं. इट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, कवर्स अप एवरीथिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, सारे सब्जेक्ट्स को. एंड नंबर 3, दीक्षा दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्वालिटी e-content. अब आ जाइए हेल्थ केयर में. हेल्थ केयर रिलेट्स टू e-संजीवनी दैट इज नेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग फ्री कनेक्टिविटी ऑफ पेशेंट्स एंड डॉक्टर्स अंडर e-संजीवनी OPD. ब्रेक द स्टेटमेंट. एंड पेशेंट्स विद हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, ये हो जाएगा e-संजीवनी HWC. comes in 6th. गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज, बात करी हमने इसके बारे में. गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विसेज, ई गवर्नेंस हमने सुना है. अब इसमें हम एग्जांपल वही ले रहे हैं जो हमारे कंटेक्स्ट में ज्यादा रेलेवेंट लगता है. कैन यू रिकॉल लैंड स्वामित्व, लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन, बहुत अच्छा एग्जांपल है, लिख लो. ई गवर्नेंस विद स्वामित्व, that is digital land records. अब आ गया पब्लिक सर्विस का एग्जांपल, टारगेटेड सब्सिडी डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक KYC एंड फाइनली हजार्ड रिस्क मिटिगेशन. अब हम रीजनल प्लानिंग पर जब आएंगे तो हजार्ड के बारे में बात करेंगे. यहाँ पर साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन है जहां INSAT सीरीज का रेफरेंस है. ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड में इसरो is monitoring 15 glacier lakes of the country. Forest fire observation के लिए you are having the ready data in regards to tracking up of the forest fire areas and incidents. Recall करो Indian State Forest Report. One of the most strong achievement, if I take the biennial report previous and now, is the control in the forest fire incidents. I have got flood abatement approach wherein the flood mapping with 6 zones as the strongest flood zone area, ये सब हमने डिटेल्स में पढ़ना है, is applied there. It is monitoring of earthquake. Earthquake को आप predict नहीं कर सकते. Loss of earthquake that we can take and monitoring and mapping up of it. Drought risk mitigation, माने you keep on naming the hazard and every hazard is being applied. तो hazard mitigation को ऐसे ही open endedly छोड़ देते हैं क्योंकि जब हम रीजनल प्लानिंग में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ड्राउट प्रूफिंग भी आएगा, फ्लड अबेटमेंट भी आएगा एंड विल टेक द वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट. तो रिसोर्स मैनेजमेंट और हजार्ड मिटिगेशन आ जाएगा.
साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन, साइक्लोन कब किस सीजन में होता है वो पढ़ चुके, लेकिन आईएमडी उसको कौन से, हमारे कैटेगरी में, हम कंट्री में 7 कैटेगरीज ऑफ विंड वेलोसिटी अप्लाई करते हैं, जिसमें 5 को आप हजार्ड कैटेगरी में लेते हो। तो क्यों लेते हो, वो किस तरह से डिफरेंट है WHO के इंडेक्स से, उसको हम कंपेयर कर लेंगे तो विल गेट द आइडिया। इसमें मॉनिटरिंग रेफरेंस जो है वो इसरो के साथ जाता है। एक बार दोबारा से इसको देखो, अचीवमेंट ऑफ इसरो इज कोरिलेटेड विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के कितने डायमेंशन है, ऑर्बिट से रिलेट करके कंटेंट बिल्ड कर सकते हो, बट इस तरह के कंटेंट राइटिंग में कि माने मेरी अचीवमेंट किसमें, मेरी अचीवमेंट है स्पेस एप्लीकेशन में। स्पेस एप्लीकेशन में क्या क्या ले रहे हो, नेविगेशन भी ले रहे हो, ऑब्जर्वेशन भी ले रहे हो, हजार्ड रिस्क मिटिगेशन भी ले रहे हो, कम्युनिकेशन भी ले रहे हो, ई गवर्नेंस भी ले रहे हो, टेलीमेडिसिन एंड एजुकेशन भी ले रहे हो। तो आप लियो, एसएसओ, मियो और जियो सारे ऑर्बिट को यूज करोगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। तो आप की अचीवमेंट में जो एवरेज स्टूडेंट लिखता है, क्या लिखता है, की अचीवमेंट में लिखना शुरू करो भाई कौन कौन से नए नए सैटेलाइट लॉन्च हुए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इज वन ऑफ द मल्टीपल सेंटर्स दैट इज फंक्शनिंग अंडर इसरो, एंड ये वाला जो सेक्टर है स्पेस इकोनॉमी का सबसे बड़ा शेयर लेता है, तो ऑटोमेटिकली अचीवमेंट में इस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। आई थिंक इट मेक सेंस। अब की अचीवमेंट में वी कैन टॉक अबाउट सम सैटेलाइट, सो अब ऐड कर दो the other achievements, ऐसे करके बना लीजिए, the other achievements applied to year 2025, हम ज्यादा पुराने में नहीं जा रहे, includes NISAR, the first joint Earth observation collaboration between NASA and ISRO, which will provide all-weather day and night imaging of Earth's land and ice-covered surfaces. दूसरा लिख लीजिए, the Axiom 4 mission, AXIOM, the Axiom 4 mission that has enabled human space flight for India, Poland and Hungary, with each nation's first government-sponsored flight in more than 40 years. Axiom incorporate multinational domain. And we are not going beyond 2025. तो third and final example है space docking and servicing. Space docking and services, SPADEX. Again 2025 का development है, has demonstrated India's capability in docking, undocking, refueling and payload transfer, which are essential for self-sustaining space station. Break the statement and write, India thus became the 4th country to successfully carry out satellite docking process in low Earth orbit. तो निसार, Axiom 4 and space docking are the milestone achievements जो हमने 2025 में डेवलप किया। फिर चंद्रयान, आदित्य, by default if you go chronologically back it's many. We are concluding. The strategy and vision for Indian space sector 2032. Strategy and vision for Indian space sector 2032. Incorporate, 5 पॉइंट लिख लो, किसी भी सीक्वेंस में लिख लो। Authorizing private space activities, promoting industrial international outreach, strategizing Indian space sector, nurturing and facilitating startups to have access to investors, creating conducive ecosystem for private entity. पहले क्रग्स पकड़ो, स्ट्रैटेजी और विजन का क्रग्स क्या है, स्ट्रैटेजी विजन तो 5 है, क्रग्स क्या है, competitive private sector growth. Let it not remain in the control of Department of Space. तभी तो competitive edge में development होगा। हम हमेशा कहते हैं privatization, we are selling out our country. पर आप go back करो 1990s में disinvestment का culture जब शुरू हुआ था तब हमने उस समय भी उसको debate किया था। And that actually triggered हमारा जो पूरा फाउंडेशन है आज की इकोनॉमी का, वो 1990 से ईयर 2000 के बीच में किया हुआ मैसिव पॉलिसी चेंज है, and that has proved to be correct.
Of course, we need to talk about inclusion, but we cannot hide the fact that I need to project competitive growth momentum, and that requires private participation. So vision का crux जो है वो startups, private participation है. आप otherwise सारे pointers को ले लेंगे. This is the best way I can create content of space technology, space program. Focus space application center पर ही रहता है, but उस पर ही नहीं रह सकता. माने यू कैन नॉट जस्ट राइट अबाउट स्पेस एप्लीकेशन. अगर जहां से शुरू किया था उसको रिकॉल करो, जहां से शुरू किया था उसी पॉइंट को रिकॉल करो. स्पेस कमीशन अंडर पीएमओ, स्पेस कमीशन अंडर पीएमओ. उसके बाद आ गया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस. डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ हमने क्या किया, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट को अप्लाई किया. मल्टीपल ऑटोनोमस बॉडीज हटा दो, हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं है. इसरो, इन स्पेस एंड सीपीएससीज. इन स्पेस के बारे में आपको बता दिया, इट इज द सिंगल विंडो टू ऑथराइज प्राइवेट प्लेयर. ठीक है, अब जो सीपीएससीज है उसको ऐड करना है, तो इसी के साथ बॉक्स आइटम. इसका क्रक्स क्या निकाला हमने, प्राइवेट हैंड, प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट पार्टिसिपेशन, स्टार्टअप्स को पुश करना. ठीक है, तो उसके लिए जो की प्लेयर्स होंगे वो कौन से होंगे. तो क्रिएट अ स्टार मार्क पॉइंटर. द स्ट्रैटेजी एंड विजन अपार्ट फ्रॉम इन्वॉल्विंग priority role of in space includes the participation of CPSCs under Department of Space, Entrix, it is called Entrix Corporation Limited, and NSIL, that is New Space India Limited. Entrix and NSIL, dash डाल के लिखो. Both are the commercial arms, both are the commercial arms of Department of Space, distinguished as Entrix for international collaborations and NSIL for national collaboration. बात समझ में आ गई. तो हमने CPSC से भी आपको इन्फॉर्म करा दिया, एंड इट गिव्स सफिशिएंट रेफरेंस फॉर अस. हमारा जो स्पेस कमीशन है उसके अंतर्गत है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत 4 चीजें आती हैं. मल्टीपल ऑटोनोमस बॉडीज, वो हमारे कंसर्न में नहीं है, नॉलेज में होना चाहिए. बट ऑटोनोमस बॉडीज भी. इसरो है, इसरो के अंतर्गत सैक काम कर रहा है. सैक जो है वो किसका एप्लीकेशन है, मेजर पार्ट ऑफ स्पेस इकोनॉमी का शेयर, तो एप्लीकेशन का पार्ट कर लिया. सैक के अलावा जब आप बात करते हो इन स्पेस, तो इन स्पेस क्या मोबिलाइजेशन दे रहा है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को ही तो दे रहा है. न्यू कमीशन्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है. इन स्पेस इज द विंडो दैट ऑथराइजेस प्राइवेट प्लेयर टू बी पार्टी टू इसरो. क्योंकि पार्टी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो इसरो के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यूज करेगा, डेटा को भी यूज करेगा, फैसिलिटीज को भी यूज करेगा, बट इट विल बाय डिफॉल्ट बी एनहांसिंग इंडियन स्पेस इकोनॉमी. और जो सीपीएससीज हैं 2 हैं, एंट्रिक्स है, एनसीआईएल है. दोनों को आप कहते हो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ कमर्शियल, दे आर फाइंडिंग आउट द कमर्शियल फीजिबिलिटी. पार्टिसिपेंट्स कैसे ढूंढ रहे हो, आप एंट्रिक्स को लेते हो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए, और एनसीआईएल को लेते हो प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स के लिए. कौन कौन से इंडियन कंपनीज हैं या इंडियन फर्म्स हैं जो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं फॉर स्टार्टअप्स और अदर प्राइवेट पार्टिसिपेशन. सफिशिएंटली डन. स्पेस प्रोग्राम ओवर. अब हम बात करेंगे ट्रेड ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्लास में. आज हम मैप आज बना रहे हैं हम. इसमें ना हम आपको सपोर्ट लेने के लिए बोलेंगे उस मैप का जो मैप आप ऑलरेडी अपने रजिस्टर्स में ड्रॉ कर चुके हो. आप अपना मैप ओपन करो, मैप्स ऑफ फोर्स. ठीक है, जो आपके सामने मैप है वही मैप हमने बना रखा है, ये आपके सामने खुला हुआ है. अब आप इस मैप को पहले थोड़ी देर ध्यान से देखो, क्योंकि बेस आपका यहीं से तैयार होगा. हम इसको हटा देते हैं जितना भी हमने ओवरराइट. आपको आपके सामने जो मैप दिख रहा है वही मैप आपके स्कूल एटलस में. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेजर पोर्ट्स को मार्क करेंगे. मेजर पोर्ट्स में आप पोर्ट ब्लेयर को भी मार्क करोगे, जो हमने नहीं मार्क करा हुआ, 13 ऑफिशियल. ठीक है, अब ध्यान से देखो करना क्या है. आप आंख बंद करके भी 12 मेजर पोर्ट ऑन मैप ऑफ इंडिया जानते हैं. काम यहां नहीं खत्म करना. आपने मेजर पोर्ट मार्क किया, उसके बाद उसका हिंटरलैंड मार्क करना है. दिख रहा है हिंटरलैंड, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है. जब आप हिंटरलैंड मार्क करते हो तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ, मेरे पास तो 13 मेजर पोर्ट है, बट इन 13 मेजर पोर्ट में कौन से पोर्ट्स हैं जो बाय डिफॉल्ट टॉप स्लॉट में आते हैं. देखो
मुंबई और नवी मुंबई का हिंटरलैंड को देखो, कोलकाता के हिंटरलैंड को देखो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, कोलकाता सिंगल, कोलकाता डायमंड हार्बर, मुंबई एंड नवी मुंबई तो फिर भी 2 मेगा पोर्ट्स हैं। आप सोच कर देखो, हमने प्राइमेट सिटी में आपको लिखवाया था, कोलकाता का इतना मैसिव शैडो जोन है कि आप बिहार, झारखंड, ओडिशा और 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के कैपिटल को प्राइमेट सिटी बोलते ही नहीं हो, वो दिख रहा है। जैसे आप साउथ की तरफ जा रहे हो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? मेरा कंट्री जो है वो पेनिनसुला है, ट्रायंगल, तो लैंड एरिया भी कम होता जा रहा है और बैक टू बैक आपको पोर्ट्स मिल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो पोर्ट का हिंटरलैंड है वो श्रिंक होता जाएगा। जब आप देखें चेन्नई, कामराज 2 हैं, उनको मिलाकर भी देखो कि पोर्ट का हिंटरलैंड बहुत छोटा सा है। तो छोटा इसलिए है क्योंकि आपके पास लैंड एरिया कम है एंड यू आर इनटू द मैरीटाइम जोन, वहां आपके पास बहुत सारे पोर्ट हैं। अच्छा, जैसे ही आप ये हिंटरलैंड की बाउंड्री बनाना शुरू करोगे, आपको ऑटोमेटिकली 2 बाउंड्री एडिशनल मिलेगी, वो मेरा सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। नोटिस करेंगे ड्राई पोर्ट्स, आप अपने मैप पर ध्यान से देखो, लेबल्ड है। बेंगलुरु का ड्राई पोर्ट का एरिया दिखाई दे रहा है, यस नो? और दिल्ली के ड्राई पोर्ट का एरिया दिखाई दे रहा है, दिल्ली का बहुत बड़ा है, जहां पर कांडला, दैट इज दीनदयाल, कोलकाता, नवी मुंबई एंड मुंबई खत्म होता है, वो सारा दिल्ली शुरू हो जाता है। ड्राई पोर्ट्स क्या होते हैं? लॉजिस्टिक सेंटर्स, NLP। नागपुर इज इवॉल्विंग एज द न्यू ड्राई पोर्ट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है? तो प्लीज कोरोसिमेटिक यूज करेंगे। मान लीजिए मैंने ब्लैक डॉट डाला है मेजर पोर्ट के लिए, हिंटरलैंड डॉटेड लाइन से बनाना, उसके बाद आपने ग्रीन डॉट डाल दिया ड्राई पोर्ट के लिए, और तीसरी चीज क्या करनी है, जो आपने कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाया है, तीसरा डॉट, येलो डॉट, माइनर पोर्ट्स। समझ में आया? आपके पास ज्यादा बड़ी लिस्ट है माइनर पोर्ट की, देन इट इज रिटन इन आवर स्कूल एटलस। आपके पास बहुत बड़ी लिस्ट है, ये रहा, ये मैप आपने बनाया, आप इनको ऐड करोगे। आप पहले मेजर पोर्ट मार्क करेंगे, फिर हिंटरलैंड बनाएंगे तो 2 ड्राई पोर्ट अपने आप बन गए, उसके बाद आप माइनर पोर्ट्स को मार्क करो। हैव यू अंडरस्टूड? सो पोर्ट्स ऑफ इंडिया करके, पोर्ट्स एंड इट्स हिंटरलैंड ऑफ इंडिया करके आप ये मैप आइटम बनाएंगे। डन फॉर टुडे। Tomorrow we will not be having the class.